केजरीवाल का बजट, जी हाँ। आज हम आपको दिखाएंगे, इसी के बारे में विस्तार से जानकारी भी देंगे और चर्चा भी करेंगे। बता दें कि दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया आज दिल्ली सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करने वाले हैं और ये बजट चालू वित्त वर्ष के बचे 9 महीनों का होगा। और बजट इसलिए भी खास है क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि ये आम जनता से पूछकर उसकी उम्मीदों के हिसाब से इसे बनाया गया है। लिहाजा जनता की नजर इस बात पर भी होगी कि दिल्ली सरकार उनकी उम्मीदों का बजट पेश करती है या फिर नहीं। लोगों की मेहनत की कमाई के पैसे को हम बहुत ईमानदारी से और बहुत सूझबूझ के साथ इस तरह खर्च करना चाहते हैं ताकि खुशहाली आए लोगों के जीवन में। चुनावी वादों की झड़ी, 70 वादों की लंबी फहरिस्त और हर वादे को पूरा करने का इरादा। चुनाव में किए गए वादे क्या बजट के जरिए हकीकत की धरातल पर उतरेंगे? दिल्ली की केजरीवाल सरकार का यह पहला लिटमस टेस्ट है। प्रचंड बहुमत पर सवार होकर दिल्ली में सत्ता संभालने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार की अब कोई बहानेबाजी नहीं चलने वाली। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट से पहले कुछ कदम उठाए। अप्रैल के तीसरे हफ्ते से बजट बनाने के लिए नए तरीके की शुरुआत हुई। इसे केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का नाम दिया गया, लेकिन उन्हीं की पार्टी के बागी विनोद कुमार बिन्नी इस मॉडल को उनके मॉडल की चोरी बार बार बता चुके हैं। बजट बनाने में इसी मॉडल का सहारा लेने का दावा किया गया। इस मॉडल के मुताबिक हर विधानसभा को करीब 40 हिस्सों या मोहल्लों में बांटा गया। हर मोहल्ले में सभा कर जनता से उनकी प्राथमिकता पूछी गई। बतौर पायलट प्रोजेक्ट 70 में से 11 विधानसभाओं में ऐसा किया गया। मोहल्ले के छोटे मोटे काम के लिए 50 लाख रुपए का बजट फौरन आवंटित किया गया, तो बड़े काम के लिए इस बजट का इंतजार। मुझे उम्मीद है कि मनीष सिसोदिया जी आम आदमी की उम्मीदों को पूरा करेंगे। अभी देखते हैं क्या होता है। सुझाव दिए थे बतौर आम आदमी के लिए सुझाव सभी ने दिए थे, मैं भी आम आदमी हूँ, सभी ने सुझाव दिए थे। दिल्ली सरकार के आलोचकों की माने तो इस मॉडल में कुछ भी नया नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार ने रेल बजट और आम बजट के लिए परंपरा के मुताबिक विशेषज्ञों से तो बात की ही, जनता की भी राय ली थी। कुछ का मानना है कि केजरीवाल का ये मॉडल दिल्ली जैसे छोटे राज्यों में कसौटी पर है। बड़े राज्यों में तो इस मॉडल के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन केजरीवाल इस रास्ते पर बढ़ चुके हैं और ये पायलट प्रोजेक्ट कितना कामयाब होता है, जनता को मिलने वाली राहत से इसका खुलासा होगा। बजट पेश करने को तैयार उप मुख्यमंत्री के परिवार की उम्मीदें जनता की उन्हीं ख्वाहिशों में से एक है। महंगाई जरूर कम होनी चाहिए। और कैसे कम करेंगे महंगाई? महंगाई तो यही करेंगे, बस जैसे सब्जी लेने जाओ तो बहुत पैसे चले जाते हैं, लेकिन सब्जी बहुत कम आती है। अभी भी 4 महीने होने में ये तो कहते हैं कि हमने करप्शन कम किया तो महंगाई कम हुई है। नहीं, वैसे तो जो रेट चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना। हाँ, तो महंगाई तो कम होनी चाहिए। बजट में एजुकेशन पे पैसा लगाना, मतलब सबसे पैसा ज्यादा, मतलब जो मनी होना चाहिए वो एजुकेशन पे जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है मेरे उससे बहुत खराब है, और जब वो अच्छा हो जाए तो एग्जाम हटा देना। दिल्ली की नजर बजट भाषण के दौरान कई चुनावी वादों पर होगी। क्या दिल्ली को मिलेंगे 500 नए स्कूल? क्या दिल्ली में खुलेंगे 20 नए कॉलेज? क्या मुफ्त वाईफाई का वादा पूरा होगा? क्या महंगाई कम होगी? क्या ठेके पर काम करने वाले स्थायी होंगे? क्या व्यापारियों को वैट पर कुछ राहत मिलेगी? कुछ ही पल में इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। एक पायलट प्रोजेक्ट सपनों को उड़ान देता है या मौत? दिल्ली से रवि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो केजरीवाल का बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा, और यही है हमारा आज का मुद्दा। विशेष पेशकश में बात हम करेंगे तमाम खास मेहमानों से। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, परिचय मैं आपका करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है राजीव बब्बर जी, बीजेपी की तरफ से, विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, संजय सिंह RW के मेंबर हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, और हरिशंकर गुप्ता जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले संजय जी, मैं आप ही से के पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये अलग तरीके का बजट है। दावा ये किया गया कि हम तो लोगों के बीच गए, मोहल्ला सभाएं की, लोगों से बात की, उनकी जरूरतें क्या हैं, क्या चाहते हैं लोग, उस हिसाब से बजट तैयार किया गया। यानी पूरा एक तरीके से पूरा एडवर्टाइज करके, फिर उसके बाद खाका तैयार करके, तब जाकर फाइनल वो पिटारा तैयार हुआ है। आप बताएं, आपको उम्मीद लगती है कि क्या आम लोग जो लोगों ने सोचा है उस हिसाब से होगा बजट? हमें भी बड़ा रोमांचकारी लगा था। पहली बार ऐसा गवर्नमेंट ने खूब ऐड भी दिया और एक पर्टिकुलर जगह मुकर्रर करके वहाँ पे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी CM सारे मिनिस्टर्स थे। मैंने वहाँ पार्टिसिपेट भी किया। हमने अपनी तरफ से
जो कॉलोनीज के या दिल्ली के जो हमें लगा जरूरी, हमने वो बातें रखी। जैसे मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा एजुकेशन सेक्टर पे हमने रखी कि सरकार ने वायदे किए कि हम हर साल 100 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलेंगे, 4 डिग्री कॉलेज खोलेंगे। तो हमने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप स्कूल खोलें, लेकिन जो ऑलरेडी स्कूल चल रहे हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उनकी दशा सुधारी जाए। जैसे डिप्टी सीएम के इलाके में जो अच्छे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें बेसिक सुविधाएं नहीं है, डेस्क नहीं है, पंखे नहीं है, लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है प्रॉपर। यानी पहले उनको सुधारा जाए और फिर उसके बाद पहले उनको सुधारा जाए और फिर उसके बाद जो नए हैं उस पर विचार किया जाए। क्यों ना जो दिल्ली गवर्नमेंट के प्रतिभा विकास विद्यालय हैं उनके जैसे जो बाकी सर्वोदय विद्यालय हैं उनको कर दिया जाए। आज यही वजह है कि दिल्ली के जो सर्वोदय विद्यालय हैं उनका रिजल्ट बहुत ही खराब रहता है, बहुत दयनीय स्थिति है। और हमारे पास जो स्कूल्स हैं उनमें कई स्कूल हैं जिनमें एक भी बच्चों का 10 CGPA नहीं आया, और 11th में यानी शिक्षा के स्तर को भी सुधारने की जरूरत है, स्कूलों के स्तर को भी सुधारने की जरूरत है। ये आरडब्ल्यू की तरफ से, आपकी तरफ से ये मांग है। क्योंकि मैं लौटती हूँ आपके पास। अब 70 पॉइंट एजेंडा केजरीवाल ने रखा था, उसमें तमाम ऐसी चीजें थी, हर क्षेत्र के बारे में बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए थे। और आज अब इस बजट में ये देखना होगा क्या उन प्रोमिसेस पर केजरीवाल सरकार खरी उतरती, क्या इस बजट में वो तमाम वायदों का जिक्र करती है या फिर नहीं। हालांकि ये कहा जा रहा है अलग तरह का एक्सपेरिमेंट है। हरिशंकर जी, 15 साल आपकी भी सरकार रही, लेकिन ये बताएं कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। आप भी कहते थे कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जनता के बीच जाकर, जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है, जनता के बीच जाकर उनकी राय लेकर उस हिसाब से बजट तैयार किया गया। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मोहल्ला सभा की बात कर रहे हैं जी, इसका खुलासा करें, ये मोहल्ला सभा है क्या। देखिए, भागीदारी योजना कांग्रेस ने शुरू की, पूरे देश ने उसका अनुसरण किया, पूरे विश्व के कई शहरों ने उसका अनुसरण किया। उसके अंदर आरडब्ल्यूए को एम्पावर किया गया था। आरडब्ल्यूए को 10 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए साल का अपने आप खर्च करने के लिए एक अधिकार दिया गया था। और आज मोहल्ला सभा के अंदर हम दिल्ली के बजट की बात कर रहे हैं, या जो लोकल एमएलए उसके फंड को मोहल्ला सभा के माध्यम से वहां पर लगवाने की बात कर रहे हैं। जो करने वाले लोग हैं उनके दिमाग में इतना बड़ा कंफ्यूजन है, मुझे समझ में नहीं आता। आज हर ब्लॉक में जहां पर 2000 की पॉपुलेशन है, 3000 की पॉपुलेशन है, वहां पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इलेक्टेड बनी हुई है। उनका बकायदा हर साल चुनाव होता है। और एमएलए जो लोकल एमएलए जो होता है, जो 4 करोड़ का फंड उसको मिलता था, वो उनसे पूछ के वहां पर डेवलपमेंट का काम करता है। मैं खुद विधायक रहा हूं, मेरे यहाँ कम से कम 100 आरडब्ल्यूएज हैं, और मैंने पूरे 5 साल के अंदर उन आरडब्ल्यूए से पूछे बगैर कोई काम नहीं किया। आज मोहल्ला सभा के अंदर हमें ये तय करना पड़ेगा कि आप क्या करने के लिए जा रहे हैं। आपने कह दिया कि सब बजट बनाएंगे दिल्ली का। मैं आपको टोकना चाहूंगी, यहाँ पर आरडब्ल्यूए के मेंबर बिल्कुल आपके साथ ही बैठे हैं। देखिए, उन्होंने भी बताया कि दिक्कत कहाँ पर है। परेशानी कोई आज की नहीं है, परेशानी पहले से है। स्कूलों का शिक्षा का स्तर तो गिरा है। जो परेशानी की बात तो दूसरी चीज है, लेकिन शिक्षा का स्तर तो गिरा ही, तो उसमें क्यों नहीं आपने क्या, उसमें क्या आरडब्ल्यू की बात फिर आपने नहीं मानी। 2 बातें इसमें हैं। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये सरकार जो है किस ढंग से ना जानकारी के अभाव में क्या चीज लोगों को देना चाहती है। सवाल यह है कि मोहल्ला सभा जो आप बना रहे हो, वो मोहल्ला सभा है क्या चीज। उस मोहल्ला सभा के माध्यम से करना क्या चाहते हो आप? एमएलए का फंड डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो, या मोहल्ला सभा के माध्यम से जो भागीदारी का पैसा मिलता था डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के माध्यम से हर आरडब्ल्यूए को 10 लाख रुपए साल का मिलता, तो वो देना चाहते हो? अभी तक क्लियर नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, मोहल्ला सभा तो आपने कर लिया, कितने मोहल्लों में सभाएं कर ली आपने? क्या दिल्ली में पूरे में सभाएं कर ली? 10 विधानसभा में मुश्किल से सभाएं हुई होंगी, और वहां पर भी झगड़े की नौबत आके ही वो निपटा गया। मुद्दे की बात पर आते हैं, काम कितना हुआ। देखिए, क्योंकि नहीं मैं आपको बताती हूँ, जो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, वो सीधे तौर पर आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पिछली सरकारों के पास पैसा तो बहुत था। नहीं, पूरा सुन लीजिए, पैसा बहुत था, इच्छा शक्ति की कमी थी। अब वो इच्छा शक्ति यहाँ पर इस सरकार के पास आ गई। 5 महीने में इनको इच्छा शक्ति भी आ गई। मैं आपको बताता हूँ, मुझे थोड़ा समय दें। 15 साल के अंदर दिल्ली के अंदर हमने 15 नए हॉस्पिटल बनाए, 12,000 बेड। पर उन अस्पतालों की स्थिति क्या है, ये भी आप देखते हैं, आए दिन डॉक्टर्स हड़ताल पर रहते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर अक्सर हड़ताल पर होते हैं। इनका मिसमैनेजमेंट है। अगर 1 महीने में 3 इस सरकार के रहते हुए, लेकिन उनको आए हुए तो कम ही समय हुआ। इससे पहले आपके टेन्योर में भी डॉक्टर हड़ताल पर थे। 5 महीना में 3 बार एस्मा लगा, ये भी इतिहास है अपना। आपके समय में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हुआ करते थे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं पैदा। बुनियादी सुविधाओं की कमी तब भी थी वहां पर। देखिए, 15 हॉस्पिटल हमने बनाए, 5000 बेड थे 86 के अंदर, उसको बढ़ा के 12000 किया गया। डिस्पेंसरियां नहीं थी, डिस्पेंसरियां खोली गई, प्राइमरी हेल्थ जो सेंटर्स वहां पर खोले गए, दिल्ली के अंदर इसका बढ़ाया गया। और दिल्ली छोटी जगह नहीं है।
दिल्ली की पॉपुलेशन 3 लाख हर साल बढ़ती है। आप ये ना समझे कि आज हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो आगे 10 साल के लिए काम करेगी। हर साल दिल्ली के अंदर सुविधाओं का अभाव बनता चला जाता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स है वो अपने आप में उसको भी सोचने की जरूरत है। और एक बात में इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो बजट के माध्यम से जो इतना लंबा चौड़ा इन्होंने एजेंडा बना दिया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मैं इनको सलाह ये देना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल रहें। चलिए प्रैक्टिकल रहें, ये आपकी सलाह है कांग्रेस की। विनोद जी आती हूँ आपके पास, एक बार राजीव बब्बर जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। उम्मीदें कितनी है आपको इस बजट से? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्योंकि ये पूरा बजट आने वाला है, मैं शुभकामनाएं दूंगा नई सरकार को कि एक अच्छा बजट लोगों के लिए आए। लेकिन जिस तरीके का कंडक्ट पिछले 5 महीने से हम देख रहे हैं, और जैसे अभी जिस बात पर आप सब भी चर्चा कर रहे हैं कि हम मोहल्ले में जाएंगे, वहां पर फिर हम उनसे चर्चा करेंगे, लगभग ऐसे ही बजट बना करते हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग करना, उसको लोगों को गुमराह करने के लिए उस बात को बेचना, ये बात सही कह रहे हैं कि आरडब्ल्यूए से चर्चा करके इलेक्टेड मेंबर बात करते थे और उसके बाद बजट बनता था। केंद्र सरकार में भी सभी फोरम्स पे बात होती है, चाहे वो बिजनेस के फोरम हो, चाहे वो इंडस्ट्री के फोरम हो, ऐसा कभी हुआ नहीं कि चर्चा के बिना बजट बने। लेकिन उस बात को हम तो मोहल्ला सभा के जाएंगे और इसलिए पहले तो किसी सरकार ने जनता की सुनी नहीं, हम ही जनता की सुनेंगे, ये बात से मैं सहमत नहीं हूं। ये नाटक है और ये उसी तरीके का नाटक है जैसे अभी पूरी दिल्ली में करोड़ों रुपए लगाकर एक एडवर्टाइजमेंट छापी है जिसमें लिखा कि 35 अफसरों को हमने गिरफ्तार किया, और हमने जब उसकी पोल खोली और जब हमने उसकी आरटीआई लगाई तो इसी सरकार के आरटीआई ने जवाब दिया कि 13 मई तक हमने सिर्फ 7 एफआईआर लिखी थी। तो 7 एफआईआर पे 35 अफसर आपके कैसे गिरफ्तार हुए और कैसे 156 सस्पेंड हुए, हमें आज तक समझ नहीं आया। केजरीवाल साहब उनका नाम दे नहीं पाए। जो कॉन्ट्रैक्टर और जो लोग काम कर रहे थे उनका नाम ऑफिसर्स में डालकर लोगों को गुमराह करना, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट छापना, तो थोड़ा सा इस सरकार का जो 5 महीने का जो कंडक्ट है उसके कारण से एक भ्रम पैदा हुआ है। और कम से कम हमें तो आज शंका है कि रियलिटी प्रैक्टिकल क्या होगा उस पर मुझे लगता है कि यकीन नहीं है। क्योंकि अभी भी अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बात सुने तो वो कह रहे थे कि आज से पहले तो कभी आम आदमी का भला नहीं हुआ, लेकिन हम आम आदमी का भला करेंगे। वो आम आदमी का जो ई रिक्शा है जिसको केंद्र सरकार ने परमिशन दी थी, 12,000 लोगों ने रजिस्टर किया था, 6 महीने में इस सरकार ने 26 रिक्शा पास किए हैं उस गरीब आदमी के जिसके ये दुहाई देते हैं। तो मैं तो प्रैक्टिकल आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, ये ड्रामेबाजों की सरकार है, मुझे बहुत कम उम्मीद है। वक्त ज्यादा नहीं है, उम्मीद आपको कम है। हरिशंकर जी सलाह दे रहे हैं। विनोद जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये नया एक्सपेरिमेंट है बजट का, या फिर हम ये कहें ये बिल्कुल पुरानी चीजें हैं और उनको नए तरीके से पेश किया जा रहा है और इसी तरीके से सब कुछ होता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी सरकार को क्या है ये तो रोकता है ना, इसको गिरेगा मतलब जो कुछ हुआ है अभी तक 60 साल में या 15 साल में सब बर्बादी हुई है, बाकी हमने ये अपने आप में बड़ा जो है कोई इसको रोकना जी। विनोद जी रोकना चाहूंगी बस। दर्शकों को बता दें तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दिल्ली विधानसभा की। मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंच चुके हैं और बस अब से कुछ ही क्षणों में बजट पेश करेंगे। पिटारा खुलने वाला है और क्या कुछ मिलेगा दिल्ली की जनता को ये कुछ ही क्षणों में अभी साफ हो पाएगा। विनोद जी, कैसे पड़ेगा? पार्टी की सरकार है और वो एक नए तरीके से बजट पेश करेगा। जी विनोद जी, पढ़ने के लिए कोई स्पेस चाहिए, लोगों को इन्वॉल्व करके जी कुछ तस्वीरों में हम एक बार दर्शकों को फिर से बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं दिल्ली विधानसभा की, जहां पर मनीष सिसोदिया बजट पेश करने के लिए तैयार हैं, पहुंच चुके हैं वहां पर और दिल्ली का बजट पेश होगा। हालांकि तमाम तरह की बातें कही गई हैं। ये भी कहा गया है कि सबसे बड़ा कटाक्ष तो विपक्ष पर किया गया, कांग्रेस पर, कि 15 साल तक पैसा तो बहुत था लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी। दूसरा ये भी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की सरकार ये भी दावा कर रही है साथ ही साथ कि जो जनता का पैसा है वो खून पसीने की कमाई और उसे उसी ईमानदारी के साथ खर्च किया जाएगा। यानी जो बजट बनेगा उसमें हर क्षेत्र में हर तबके का ख्याल रखा जाएगा, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। सपनों का बजट एक तरीके से इसको पेश करने की कोशिश की जा रही कि ये सपनों का बजट होगा, किसके? आम आदमी के, आम लोगों के सपनों का बजट होगा। दावा ये किया जा रहा है कि मोहल्ला सभाएं हमने करवाई हैं, वहां पर जाकर लोगों की प्राथमिकता को जाना, लोगों से राय मशवरा किया और उसके बाद किस क्षेत्र में कहां पर विकास की ज्यादा जरूरत है वहीं पर
ज्यादा फोकस करने की कोशिश की गई है और वही इस बजट में भी देखने को मिलेगा। ये दावा किया जा रहा है कि पहली बार इस तरह का प्रयोग हो रहा है, इस तरह का प्रयोग पहले नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पर बैठे तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, इसी तरीके से बजट बनता है। आम लोगों की भागीदारी और उसको किस तरीके से प्रायोरिटी पर रखा गया, क्या किस तरीके से वो प्राथमिकता रहेगी, उसको भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। जी विनोद जी, तो मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से एक नया प्रयोग है, ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने की कोशिश है। लेकिन दिल्ली में चूंकि छोटा एक इलाका है, एक शहर है, सिटी गवर्नमेंट है, तो यहाँ ये कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई सरकार नहीं कर सकती, वो गांव-गांव जाए और शहर तर जाए बजट बनाने के पहले। जैसा कि अभी बब्बर साहब कह रहे थे, सही कह रहे थे कि केंद्र में भी वित्त मंत्री बजट बनाने से पहले तमाम उद्योग समूहों से और कॉमर्स से, तमाम सारे उनसे जो है मिलते हैं, एक्सपर्ट से मिलते हैं। इस बार किसानों से भी बातचीत हुई है। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छा प्रयास है, इन्होंने इसको और ज्यादा विस्तारित किया है। हाँ। लेकिन जैसा कि अभी हमारे RWA के जो साथी हैं, इन्होंने कहा कि बातचीत तो बहुत हुई है, उस बातचीत के बाद निकलेगा क्या, ये तो बजट सामने आने पर पता लगेगा। मेरा एक मानना ये है कि बजट हमेशा यथार्थवादी होना चाहिए। लोक लुभावन बजट तो बहुत दिए जाते हैं, और आम आदमी पार्टी सरकार अभी चूंकि 67 सीटें जीत के आई है, अभी उनके पास पूरा मौका है यथार्थवादी बजट देने का। थोड़ा आप अलोकप्रिय भी हो जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन यथार्थवादी बजट दीजिए, क्योंकि चुनाव अभी दूर है। आपको अभी 4 साल बाद चुनाव में, 5 साल बाद चुनाव में जाना है, और लोकसभा चुनाव भी बहुत दूर है। तो अगर आप खाली लोक लुभावन बजट दे देंगे, क्योंकि दिल्ली में क्या है, दिल्ली के बजट का कोई मतलब इसलिए कम होता है क्योंकि आधी चीजें केंद्र सरकार के पास हैं। हाँ। उससे नीचे का हिस्सा जो है वो MCD के पास है। हाँ। बीच में कुछ चीजें जो है दिल्ली सरकार के पास हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार का बजट जो है वो अगर यथार्थवादी होगा तो शायद दिल्ली का ज्यादा भला हो सके। लोक लुभावन ना होकर यथार्थवादी बजट अगर होगा तो जनता का ज्यादा फायदा होगा और दूरगामी फायदे होंगे, उसके दूरगामी फायदे होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, भावनाओं में बहकर बहुत लंबे चौड़े वायदे कर दिए जाते हैं, जो कि चुनाव के पहले अक्सर इस तरह के वायदे दिखते हैं, जिसकी लिस्ट, एक बहुत बड़ी लिस्ट मेरे पास भी है। और शायद इन तमाम वायदों को पूरा करने के लिए जनता की नजर आज विधानसभा पर भी टिकी होगी कि क्या ये पूरे होंगे या नहीं होंगे, कितना प्रैक्टिकल रहेगा। मैं आती हूँ हरिशंकर जी। दरअसल क्या है कि पिछले 1-1.5-2 साल से एक कंपटीशन हो गया, कि प्रतियोगिता हो गई राजनीतिक दलों में कि इतने वादे कर दो। इन्होंने 10 वादे किए हैं तो हम 15 कर देंगे, उन्होंने कहा कंप्यूटर देंगे तो उन्होंने कहा कंप्यूटर के साथ वाईफाई भी देंगे, उन्होंने कहा कि मतलब ये जो प्रतियोगिता हो गई उसमें ऐसे ऐसे वादे कर दिए गए। लोकसभा चुनाव में भी बड़े बड़े वादे किए गए, विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए। अब उनको पूरा करने का जब मामला आता है तब लगता है कि वाकई मामला कितना कठिन है, कितना जटिल है। हाँ। जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तब आपको जटिलताएं पता लगती हैं। अब जैसे वादा कर दिया गया सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को जो है परमानेंट कर दिया जाएगा, अब वो समझ में आ रहा है कि कितना आसान नहीं है। प्रैक्टिकल तब समझ आता है जब आप कुर्सी पर बैठ जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, फिर वापस लौटेंगे। हम तुरंत आपको लिए चलेंगे, मनीष सिसोदिया बजट पेश करेंगे दिल्ली का। बहुत सारे बात करना चाहती है और एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस से बजट बनाना चाहती है, जिसमें नागरिकों से, शिक्षाविदों से, विभिन्न क्षेत्रों के स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट से, RWAs के साथ, सिटीजन ग्रुप्स के साथ, व्यापार संगठनों के साथ, कॉरपोरेट घरानों के साथ, इन सब के साथ हमने कहा था कि हम चर्चा करेंगे और उनसे प्राप्त बहुमूल्य जानकारियों को बजट में शामिल करेंगे, बल्कि उनको बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल करेंगे। हम दिल्ली के नागरिकों को सरकार की इस व्यवस्था में भागीदार समझते हैं। यही हमारे सरकार चलाने की राजनीति है कि दिल्ली का एक एक नागरिक हमारी सरकार का हिस्सा है और वो सरकार चलाने का उतना ही हकदार होना चाहिए, सरकार के डिसीजन मेकिंग का उतना ही हकदार होना चाहिए जितना कि सरकार में काम कर रहा कोई व्यक्ति, चाहे वो मंत्री हो या विधायक
माने कोई अधिकारी हों या अन्य विधायकों जो अधिकार हैं, आम व्यक्ति को वो अधिकार होने चाहिए। और हमने बजट बनाने की प्रक्रिया में उसको वो अधिकार देके एक नई शुरुआत की है। हमारी सरकार में निर्णय लेने का पहला अधिकार दिल्ली के नागरिकों का है। तो हमने इस बजट को तैयार करने में सुनिश्चित किया है कि लोग अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार दिल्ली के विकास का तरीका तय कर सकें। ये एकदम आम आदमी का बजट है। दिल्ली के हर आम आदमी को, वो चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, जिस भी आय वर्ग से रखता हो, सबके लिए सबकी जरूरतों को, सबके सपनों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है और वहां से निकल के ये बजट आया है। आप जानते ही हैं कि बजट तैयार करने की जो प्रक्रिया थी वो पहले सचिवालय या अधिकारियों के कक्षों तक या अधिक से अधिक जो हमारे गवर्नमेंट के सेमिनार हॉल्स हैं वहां तक सीमित रहती थी। लेकिन इस बार पूरी दिल्ली में घूम घूम के सभाएं की गई हैं। पूरी दिल्ली में नागरिकों ने स्वयं अपने लिए विकास कार्यों की सूची तैयार की है और उसकी प्राथमिकता तैयार की है, कौन सा काम कहां होना है, कब होना है, कब कैसे होना है। इससे एक बजट निकल के आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यही एक सही मायने में यही लोकतंत्र है कि लोग व्यवस्था को चलाएं, लोग व्यवस्था को चुनें और लोग व्यवस्था को चलाएं। इस प्रक्रिया के जरिए दिल्ली के नागरिक अपने जीवन के पर असर डालने वाले तमाम निर्णयों के लिए काम कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अप्रैल 2015 में बजट तैयार करने के बारे में लोगों से सुझाव देने के लिए बाकायदा अपील की थी, विज्ञापन देकर अपील की थी। नागरिकों ने भी इसमें खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत गंभीरता से हिस्सा लिया। ऐसे ही नहीं किया कि कोई चिट्ठी भेज दी, कोई कुछ भेज दिया, कोई ईमेल भेज दी। 1500 से अधिक सुझाव आए। इसके अलावा 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अलग अलग मोहल्ले में जाके सभाएं की गई, वहां विचार विमर्श किया गया। वहां के प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों के बारे में नागरिक संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों और इन सबके साथ विचार हुआ। इस तरह जो एकत्र जानकारी हुई और वहां से जो व्यवहारिक सुझाव मिले उसको इकट्ठा करके हमने बजट तैयार किया है। तो मैं दिल्ली के नागरिकों को इस बजट को तैयार करने में दिए गए सुझावों और विचारों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और विकास प्रक्रिया में सरकार के प्रमुख भागीदार की भूमिका निभाने वाले दिल्ली के तमाम नागरिक इस सदन की प्रशंसा के हकदार हैं, मैं ऐसा समझता हूं। दिल्ली के नागरिकों से प्राप्त बुनियादी जानकारी और सुझाव इस बजट का आधार हैं और वो उन सभी घोषणाओं में व्यक्त होंगे जो मैं आगे चल के करने जा रहा हूं। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने इसको कहा कि ये देश का पहला स्वराज बजट है। एक्चुअली ये स्वराज लाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हमारे मीडिया के कैमरों के पीछे गांधी जी की तस्वीर लगी है और इस सदन में मैं पहले भी कह चुका हूं इस बारे में कि गांधी जी ने लोकतंत्र को बहुत सरल शब्दों में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि सच्ची लोकशाही संसद या इस सदन में कहें तो विधानसभा, संसद में बैठे हुए 20 लोग नहीं चला सकते। सच्ची लोकशाही संसद में बैठे हुए 20 लोग नहीं चला सकते, वो तो नीचे से हर एक गांव तक लोगों से चलाई जानी चाहिए। ये गांधी जी ने लोकतंत्र का एक मूल मंत्र दिया है, लोकतंत्र को समझने का। और हमें लगता है इसकी शुरुआत यहां सदन में बैठे हुए 70 लोग, सचिवालय में बैठे हुए कुछ अफसर और कुछ मंत्री, यही सब प्रक्रिया को नहीं चला सकते। लोगों को नीचे से लेकर आना चाहिए। इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इससे स्वराज, इतना करने भर से स्वराज नहीं आ जाएगा। स्वराज की परिकल्पना बहुत बड़ी है। हमारी पूरी राजनीति स्वराज पर टिकी हुई है कि हमको स्वराज लेके आना है, स्वराज की व्यवस्था लानी है देश में, दिल्ली में। लेकिन इस बजट के तैयार करने की जो प्रक्रिया हुई है, इससे स्वराज के रास्ते खुलेंगे। स्वराज का एक नया रास्ता यहां से खुलेगा। और जैसा किसी ने कहा भी है कि जहां से आती हो मंजिल की महक, जहां से आती हो मंजिल की महक, वो कच्चे रास्ते भी खुशगवार लगते हैं। तो ये कच्चा रास्ता सही, लेकिन बहुत खुशगवार है, क्योंकि इससे स्वराज की मंजिल की महक आ रही है। सरकार के पिछले 130 दिन के कामकाज में नागरिकों के जीवन में बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। इनमें बिजली के बिलों में सब्सिडी,
बिजली के दाम 50% किए, हर महीने 20,000 लीटर पानी फ्री मिल रहा है। ये सब सरकार कर रही है। हमारा लक्ष्य इस बजट के माध्यम से, सरकार को चलाने के माध्यम से दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर के रूप में डेवलप करना है। एक ऐसा एजुकेशन हब, नॉलेज हब बनाना है दिल्ली को, जहां जितने भी लोग रहते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, परिवहन व्यवस्था सबको सुलभ होनी चाहिए और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा सपना है जहां रोजगार की व्यवस्था हो, व्यापक संभावना हो, साथ साथ उद्योग में नए नए प्रयोगों को जगह मिले, नया सोचने वालों को पूरा स्पेस मिले। ऐसा शहर हम, ऐसा राज्य हम खड़ा करना चाहते हैं इस बजट के माध्यम से, सरकार चलाने के माध्यम से। सरकार ने बेहद पारदर्शी और कुशल तरीके से शासन की सेवाओं को आम आदमी तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है और सरकार दिल्ली को देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। इस दिशा में बाकायदा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। रिश्वत विरोधी हेल्पलाइन फिर से शुरू की गई है ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को आवाज उठाने में सुविधा हो सके। मैं तमाम नागरिकों से अपील भी करता हूं कि वो आगे आएं और दिल्ली को देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के इस अभियान में शामिल हों, इसमें सहायता करें और सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक रुपए का हिसाब हो और उसे निर्धारित प्रयोजन के लिए खर्च किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, यह सम्मानित सदन दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा न केवल एक औपचारिकता भर नहीं है, बल्कि उनके द्वारा, दिल्ली के लोगों द्वारा दिए गए जनादेश और उनकी इच्छाओं को सही में पूरा करने के लिए एक अपेक्षा भी है। हम केंद्र सरकार के साथ लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ये इसका एक आधार था जिस पे खड़े होकर हम इस बजट की बात कर रहे हैं। अब मैं सदन के सामने 2015-16 के लिए आय व्यय की बात करूं, उससे पहले सदन का ध्यान दिल्ली की फाइनेंशियल पोजीशन और प्राइस सिचुएशन की ओर दिलाना चाहता हूं। प्राइस सिचुएशन की बात करें तो दिल्ली में महंगाई की दर 2014-15 के दौरान 6.6% थी, जबकि इसकी तुलना में मुंबई में ये 8.3%, कोलकाता में 6.1% और राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 6.4% थी। सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर निरंतर निगरानी रख रही है। समय अनुसार बाजार में दखल देके मूल्यों पर नियंत्रण रखने के उपाय किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने पहली बार प्याज और आलू का सुरक्षित भंडार बनाने के लिए फैसला किया है ताकि इन वस्तुओं की कमी होने पर बाजार में दखल दी जा सके और इनके दाम को काबू में लाया जा सके। इसके साथ साथ लगातार जहां भी होर्डिंग की कोशिश की जा रही है, जहां भी जमाखोरी की कोशिश की जा रही है, वहां भी सख्ती बरती जा रही है। अब मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल पोजीशन की बात करूं दिल्ली राज्य की। अध्यक्ष महोदय, 2014-15 के दौरान दिल्ली को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार से विमुख रखा गया, वंचित रखा गया। पूरी की पूरी, लगभग पूरे वर्ष पूरी की पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन माननीय उपराज्यपाल महोदय के माध्यम से चलाई गई और लोकतांत्रिक सरकार ना होने का असर सीधे सीधे दिल्ली की फाइनेंशियल पोजीशन पे साफ साफ दिखता है। 31 मार्च 2015 को जो फाइनेंशियल ईयर समाप्त हुआ, उसमें वर्तमान मूल्यों के आधार पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 4,51,154 करोड़ रुपए रहा, जिसमें पिछले साल की तुलना में 15.5% की बढ़ोतरी हुई। 2013-14 के दौरान हुई 25,919 करोड़ रुपए की कर वसूली की तुलना में 2014-15 के दौरान यह 26,604 हुई। यह मैं कहना चाहता था कि जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का अभाव था, दिल्ली को उससे वंचित रखा गया, तो 2013-14 के दौरान तो 25,919 करोड़ रुपए आए। अगले साल 10%, 20% कुछ बढ़ोतरी दिखनी चाहिए थी, बहुत स्पष्ट बढ़ोतरी दिखनी चाहिए थी, लेकिन कुल 26,604 करोड़ रुपए आए। 2014-15 के दौरान वैट की वसूली में 2% की, मात्र 2% की बढ़ोतरी हुई। एक्साइज में 8.59% और मोटर वाहन की कर वसूली में 10.61% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। कांस्टेंट प्राइसेस के आधार पर देखें तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था में पिछले साल 8.2% की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में 7.3% की वृद्धि देखी गई। दिल्ली में
राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले कहीं ज्यादा अपेक्षा की जाती है। तो ये कुछ और संगत तथ्य भी हैं जिन्हें मैं दोहराना चाहता हूं, जिनकी चर्चा मैंने लेखानुदान प्रस्तुत करते हुए भी की थी कि जीएसडीपी के अग्रिम अनुमानों के अनुसार दिल्ली में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 2014-15 में वर्तमान मूल्यों पर 2,40,849 रुपए रही, जो राष्ट्रीय स्तर की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 2.7 गुना अधिक रही। ये बहुत बड़ा डेटा है अध्यक्ष महोदय। दिल्ली के लोग मेहनत करते हैं, दिल्ली के लोग कमाते हैं, दिल्ली के लोग जब मेहनत करके कमाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो फिर इनकम टैक्स देते हैं। तमाम तरह के व्यापारियों को के माध्यम से तमाम तरह के व्यापार में सहयोग करते हुए सर्विस टैक्स देते हैं। 14वें केंद्रीय वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 32% से बढ़ा के 42% करने की सिफारिश की। केंद्रीय वित्त आयोग की इस सिफारिश से दिल्ली को वंचित रखा गया है। दिल्ली सिर्फ यूटी नहीं है, स्टेट विद लेजिस्लेचर है। उसके बावजूद दिल्ली को इससे वंचित रखा गया है। हालांकि यहां विधानसभा है, अलग से कंसोलिडेटेड फंड है, सरकार के सारे लेन देन, वित्तीय लेन देन अपने संसाधनों से हम लोग पूरा करते हैं। अगर ये सिफारिशें दिल्ली पे लागू हो जाएं अध्यक्ष महोदय, तो दिल्ली को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लाभ मिलने वाला है, मिलेगा। ये बड़ा अजीब है, क्योंकि इस सारे डायनेमिक्स को समझना जरूरी है। दिल्ली में बजट को समझने से पहले और दिल्ली की फाइनेंशियल पोजीशन को समझने से पहले दिल्ली के लोग, जैसा कि इनकम बढ़ रही है, सर्वे बता रहा है कि इनकम बढ़ रही है, जाहिर सी बात है इनकम बढ़ रही है तो इनकम टैक्स भी बढ़ रहा है। पिछला बार का जो डेटा है उसके हिसाब से 1,30,000 करोड़ का इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को दिया है। ये बहुत बड़ी राशि है, लेकिन जब दिल्ली को वापस मिलता है तो उसमें से एक पीनट्स मिलता है। सिर्फ 325 करोड़ रुपए केंद्रीय करों के शेयर के रूप में मिलता है दिल्ली को। 1,30,000 करोड़ रुपए जो दिल्ली सेल टैक्स और इनकम टैक्स दे रही है, उसमें से महज 325 करोड़ रुपए शेयर के नाम पे, सेंट्रल टैक्सेस में शेयर के नाम पे मिलना, ये पीनट से भी कम है। अब हमारी, तो मैं इस अवसर को इस्तेमाल भी करना चाहूंगा केंद्र सरकार से अपील करने के लिए कि ये दिल्ली के लोगों का पैसा है, दिल्ली के लोगों की मेहनत का पैसा है। हम समझते हैं कि देश के अन्य हिस्सों के लिए भी जिम्मेदारी है, वहां भी खर्च करना है इसको, लेकिन 1,30,000 करोड़ में से अगर हमें 50,000 करोड़ भी दे दिया जाए तो हम दिल्ली में 4 गुना वृद्धि करके दिखा देंगे, और कमा के देंगे, और मेहनत करेंगे दिल्ली के लोग। दिल्ली के लोग खूब मेहनती करते हैं, लेकिन दिल्ली के साथ ये सौतेला व्यवहार जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, इसको बदलें। और देखिए, एक तरफ तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स पे बैठ जाते हैं, उसका शेयर नहीं देते, ऊपर से जमीन मांगते हैं कि बस स्टॉप बनाना है, हमें डिपो बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, कॉलेज बनाने हैं, वृद्धाश्रम बनाने हैं, इन सब के लिए जमीन मांगते हैं। तो बोले 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ में ले लो, 4 करोड़ रुपए प्रति एकड़ में ले लो। तो ये अभी आ रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय, इसकी ओर ध्यान दिलाना जरूरी है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम बजट पे बात करने बैठे हैं, इस पे हम केंद्र सरकार से भी बात कर रहे हैं और अन्य फोरम पे भी उठा रहे हैं। लेकिन इस फोरम पे बजट के मेन प्रस्तावों पे आने से पहले ये बात मैं आपके संज्ञान में, सदन के संज्ञान में लाना जरूरी समझता था कि ये सौतेला व्यवहार दिल्ली के साथ हो रहा है। हम एक चीज कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग जैसे मेहनत करके केंद्र सरकार को इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं, सेल टैक्स भी दे रहे हैं, एक्साइज भी आ रहा है और तमाम तरह से भी टैक्स आ रहा है, और जितना हो सकेगा, जितना अभी इकट्ठा हो रहा है, हमारा हक है, उसके लिए लड़ते रहेंगे, उसके लिए मांग करेंगे। दिल्ली के लोगों का हक है, कोई खैरात थोड़ी मांग रहे हैं, दिल्ली के हक के लोगों की बात कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों की मेहनत की कमाई से पैसे, अगर ये पैसा आएगा तो और कमाएंगे दिल्ली वाले, और सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, दिल्ली के इस इकोनॉमिक फाइनेंशियल पोजीशन और स्ट्रांग होगी। लेकिन कोई बात नहीं, हम ये भी जानते हैं कि अभी ना रहबर से मिलेगा ना रहगुजर से मिलेगा, ये हमारे पांव का कांटा है, ये तो हम ही से निकलेगा। तो इस कांटे को निकालने के लिए अध्यक्ष महोदय, मैं 2015-16 के बजट अनुमान आपके समक्ष
प्रस्तुत करता हूं। उसके पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन 2014-15 में व्यय के बारे में भी आपके समक्ष रख दूं। 2014-15 में 36,766 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों को घटाकर संशोधित अनुमान में 34,790 करोड़ रुपए किया गया, क्योंकि जब हमने दिल्ली में सरकार बनाई फरवरी 2015 में, उस वक्त जैसा मैंने कहा 1 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली को चला रही थी और लगातार घाटा होता चला जा रहा था। उस वक्त 4,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही थी दिल्ली की अर्थव्यवस्था। इसलिए आते ही जब हमने आरी किया तो उसमें उसको कम किया गया और 2014-15 में कुल व्यय, अभी अस्थायी लेखा विवरण है, तो उसके अनुसार 30,940 करोड़ रुपए किया जा सका। इसमें 13,984 करोड़ रुपए योजना व्यय और 16,956 करोड़ रुपए गैर योजना व्यय शामिल है। अब अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष 2015-16 के बजट अनुमान रखता हूं। मैंने चालू वित्त वर्ष के दौरान के लिए लेखानुदान की मंजूरी प्राप्त करते समय 2015-16 के लिए प्राप्तियों और व्यय के अनुमान प्रस्तुत किए थे। उसके बाद हमने सुझाव मांगे और इन सब चीजों को पढ़ के, सुझावों को पढ़ के, जनता की मांग को पढ़ के पूरी समीक्षा की, जनता की आवश्यकता की समीक्षा हुई और इससे चालू वित्त वर्ष के लिए हमें लगा कि बजट के आकार को बढ़ाना जरूरी है। तो 2015-16 के लिए कुल बजट अनुमान 41,129 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जबकि लेखानुदान में 37,750 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए थे। इसमें 19,000 करोड़ रुपए योजना और 22,129 करोड़ रुपए गैर योजना व्यय के रूप में प्रस्तावित हैं। योजना बजट के रूप में प्रस्तावित 19,000 करोड़ रुपए 2014-15 के दौरान किए गए 16,350 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 16% अधिक हैं और 2015-16 के बजट के लिए कुल प्रस्तावित 41,129 करोड़ रुपए की राशि 2014-15 के संशोधित अनुमान 34,790 करोड़ रुपए से 18% अधिक है। हमने 2015-16 में कुल अनुमानित प्राप्तियां 41,500 करोड़ की आंकी हैं अध्यक्ष महोदय, जो लेखानुदान में स्वीकृत 37,769 करोड़ रुपए और 3,731 करोड़ रुपए अधिक हैं। प्राप्तियों और व्यय के प्रस्तावित अनुमानों में 371 करोड़ रुपए हम सरप्लस में रखने का प्रस्ताव रखते हैं। ये जो 41,129 करोड़ रुपए है कुल प्रस्तावित व्यय, इसकी व्यवस्था में मुख्य रूप से 34,661 करोड़ रुपए स्वयं के कर राजस्व से हमारा जुटाने का प्रस्ताव है, जबकि 1,127 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व से, 381 करोड़ रुपए पूंजी प्राप्तियों से, 1,038 करोड़ रुपए लघु बचत ऋण से, 807 करोड़ रुपए सीएसटी वैट के बदले क्षतिपूर्ति से, 800 करोड़ रुपए केंद्र प्रायोजित योजनाओं से, 395 करोड़ रुपए सामान्य केंद्रीय सहायता और 161 करोड़ रुपए बाहरी सहायता परियोजनाओं से, और जो मैंने कहा 325 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में जुटाए जाएंगे। केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी है ये 41,500 करोड़ में मात्र 0.78% भी नहीं है, 0.25% की है। ये बहुत गौर करने वाली बात है। केंद्रीय शुल्क और करों में जो मैंने बताया उसमें से सिर्फ 325 करोड़ रुपए हमें मिल रहे हैं और 2001 से मिल रहे हैं, 14 साल से मिलते चले आ रहे हैं। इसलिए भारत सरकार का जो 32% से बढ़ा के 42% करने का फॉर्मूला था, उससे दिल्ली को कोई फायदा नहीं हुआ। प्रस्तावित व्यय में अब देखिए 41,129 करोड़ रुपए में से हम इसको कहां लेके जा रहे हैं। इसमें से 5,908 करोड़ रुपए की राशि स्थानीय निकायों के लिए आवंटित की गई है। ये 14.4% है अध्यक्ष महोदय, 5,908 करोड़ रुपए की राशि। इसी के साथ साथ अब देखिए 41,129 करोड़ में से 5,908 करोड़ रुपए 14.4% नगर निगम के लिए, स्थानीय निकायों के लिए। इसी के साथ साथ 4,993 करोड़ रुपए यानी लगभग 12% भारत सरकार से पूर्व में लिए गए कर्ज के ब्याज और मूलधन की अदायगी के रूप में दिए जा रहे हैं। तो 14.4% नगर निगम को, 12% सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस देने हैं
जो कि पिछली सरकारों ने कर्ज ले रखा है। 1084 करोड़ रुपए डीटीसी के घाटे की पूर्ति के रूप में दिए जाने हैं और 1690 करोड़ रुपए दिल्ली के लोगों के लिए, क्योंकि ये दिल्ली की जनता का पैसा है, दिल्ली के लोगों के लिए सस्ता बिजली और सस्ता पानी उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी के रूप में शामिल है। इससे 90% दिल्ली के लोगों को फायदा मिल रहा है। अध्यक्ष जी, मैंने स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता की बात की। हमारी सरकार स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, करती आ रही है और आगे भी कर रही है। स्थानीय निकायों को 2015-16 में, जैसा मैंने बताया, 5,908 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी और पूर्वी नगर निगम की कमजोर स्थिति को देखते हुए जो ऋण हैं उनके पुनर्भुगतान हमने स्थगित करने का प्रस्ताव रखा है आपके समक्ष, ताकि वे अपनी स्थिति में सुधार कर सकें, क्योंकि पूर्वी नगर निगम और उत्तरी नगर निगम की स्थिति, आर्थिक स्थिति हम भी जानते हैं अच्छी नहीं है। इसलिए तो यहां कंट्राडिक्शन है कि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे ऊपर टैक्सेस हैं, लोन हैं, वो लगातार वसूले जा रहे हैं। इधर जब नगर निगम को लोन, नगर निगम के ऊपर जो लोन है, हम समझते हैं इस चीज को, गंभीरता को समझते हैं, इसलिए हमने तय किया है कि इसका पुनर्भुगतान अभी हम स्थगित कर रहे हैं ताकि वे अपनी स्थिति में सुधार कर सकें। हम 2015-16 के निगमों के बकाया ऋण के मूलधन और ब्याज की वसूली उन्हें दिए जाने के अनुदानों से करने की पिछली सरकार द्वारा जो अपनाई गई पद्धति थी उसका अनुसरण नहीं करेंगे। पहले लगातार चलती रहती थी और ये पहली बार हम ऐसा कर रहे हैं। 41 जी एक बार तो बधाई दे दो। तो बीच में ये जो दबाव हमारा बना उसके लिए मैं यही कहूंगा, यही हम चाहते थे। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की सूचना के लिए, हाँ विनील, मैं एक सेकंड, मैं देखिए, मैंने आग्रह किया था दर्शक दीर्घा से कोई ताली बजाए या कोई हुटिंग करे, ऊपर सिक्योरिटी वाले रहे, उनको कृपया इज्जत से बाहर निकाल दें। अध्यक्ष महोदय, मैं आगे कोई भी बजाए। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि नगर निगम को, आप देखिए, 30 जून 2014 तक, अब याद कर सकते हैं सदन में बैठे हुए लोग पक्ष विपक्ष के, कि 30 जून 2014 को दिल्ली की जो व्यवस्था थी वो कहां थी, उसका केंद्र कहां था, किसके अधीन थी, कौन चला रहा था। 30 जून 2014 तक 759 करोड़ रुपए की राशि मिली थी और आज मैं आपके सामने ऐलान कर रहा हूं, तथ्य रख रहा हूं, और ये आज नहीं किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कम से कम नहीं तो 15 दिन पहले इसको एग्जीक्यूट करा चुके हैं। 30 जून 2014 तक 759 करोड़ रुपए मिले थे पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और इस साल 30 जून 2015 तक 1131 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 49% एक्स्ट्रा दिया जा चुका है नगर निगम को। ये मैं तो अध्यक्ष महोदय, 1131 करोड़ 2014-15-16 में स्थानीय निकायों को दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता में 2,850 करोड़ रुपए कर संग्रह में हिस्सेदारी के रूप में, 1,394 करोड़ रुपए स्टैंप और पंजीकरण शुल्क और पार्किंग शुल्क में हिस्सेदारी संबंधित हैं। शहरी विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए हम इस वित्त वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों को योजना निधि के रूप में 1664 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव रखते हैं। हमारी सरकार नगर निगमों को हर संभव सहायता देने के लिए वचनबद्ध है। नगर निगमों को पिछले वर्षों में इस अवधि तक जो डेटा मैंने आपके सामने रखा वो मैंने बताया कि 49% हम एक्स्ट्रा दे चुके हैं। लेकिन स्थानीय निकायों को स्वयं के संसाधन बढ़ाने और बढ़ते हुए खर्च पर नियंत्रण के लिए भी प्रेरित करते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपने साधन भी बढ़ाएं, अपने आय के साधन भी बढ़ाएं, ताकि हमने उनसे अपील की है, हमने केंद्र सरकार से सहयोग की अपील भी की है, ताकि हम नगर निगम की पूरी मदद कर सकें और लगातार उनकी गाइडेंस हम इसमें कर रहे हैं। मैं इस सम्मानित सदन के जरिए नगर निगमों से भी अपील करता हूं कि वे अपनी कार्यप्रणाली को सुचारू बनाएं, ताकि आने वाले महीनों में नगर प्रबंधन में कोई खामी ना आए और इस महान राज्य के लोगों को कोई कठिनाई न उठानी पड़े। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके समक्ष ये जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है, उसके बारे में हम हमेशा कहते हैं इस सरकार की राजनीति है कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आए हैं। और चाहे वो चुनाव रहा हो, चाहे चुनाव प्रचार रहा हो, चुनाव के बाद सरकार चलाने का तरीका रहा हो, इसमें राजनीति में बहुत तेजी से परिवर्तन हुए। और आज लगभग 4 महीने के अनुभव के बाद यहाँ खड़ा होकर मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि अब हम राज्य नीति,
यानी कि राज्य को चलाने की नीति में भी बड़े बड़े परिवर्तन कर रहे हैं, व्यापक परिवर्तन कर रहे हैं। और पहले ही बजट में पार्टिसिपेटरी तरीके से बजट तैयार करना इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार पर काबू पाने में मदद मिलेगी, बल्कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रोकने में भी काफी मदद मिलेगी। हम चाहते हैं कि जनता के पैसे का कारगर और प्रभावी इस्तेमाल हो, जिसके परिणाम स्वरूप नागरिकों के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से, उनके महत्व के हिसाब से योजनाओं को अंजाम दिया जा सके। इससे नागरिकों को सक्रिय और एकजुट रखने में भी मदद मिलती है। ये एक अलग सोशल डायनामिक्स है कि जब लोग सब कट गए, दिल्ली में पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, लेकिन जब मोहल्ला सभाएं होती हैं, हमने ये पार्टिसिपेटरी बजटिंग की प्रोसेस में देखा कि जब मोहल्ला सभाएं होती हैं तो सब एक दूसरे को, पड़ोस पड़ोस के लोग आपस में बात करके आते हैं कि भाई हमें किस तरह से काम करना है, किस तरह से अपने मोहल्ले के लिए, अपने जो पैसा आ रहा है सरकार से, क्योंकि डिसीजन हमको लेना है, तो आपस में संवाद बढ़ रहा है लोगों का। आपस में लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। और इसका बड़ा लक्ष्य जो है वो यही है कि लोकशाही ऊपर से नहीं, नीचे से चलनी चाहिए। तो ये एक बड़ी पहल है पार्टिसिपेटरी बजटिंग। दुनिया के कई देशों में ये होती रही है। मैं एक छोटा सा वाकया इस पार्टिसिपेटरी बजटिंग का आपके समक्ष जरूर रखना चाहूंगा, हालांकि मेरी फॉर्मल स्पीच में ये नहीं है। हम लोग सरकार में बैठे हुए लोग या बाहर लोग जब सोचते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, तो अपनी कल्पनाओं के आधार पर नीतियां बनाते हैं। हमें लगता है लोगों को तो फलाना चाहिए होगा, हम उस इलाके में अधिक से अधिक हम उस इलाके के 4 लोगों से मिलकर कुछ निर्णय ले लेते हैं। लेकिन जब हमने ये मीटिंग्स की पार्टिसिपेटरी बजट की, तो बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया। एक इलाके में लोगों ने अपने बजट के लिए तरह तरह के प्रस्ताव रखे, 20-25 तरीके के प्रस्ताव आए। वहीं एक प्रस्ताव लाइब्रेरी बनाने का आया। अब सामान्यतः दिल्ली में जब बजट बनता है, दिल्ली में योजनाएं बनती हैं, तो लाइब्रेरी स्थानीय स्तर पे मोहल्ले के लोग लाइब्रेरी के लिए वोट करेंगे, ये कल्पना में नहीं आता लोगों की, या उनकी प्रायोरिटी में होगी। लेकिन जब 20-25 प्रस्ताव उन्होंने रखे, हमने कहा भाई इन 20-25 प्रस्तावों में से सबसे पहले कौन सा काम कराया जाए। लोगों ने कहा कि लाइब्रेरी बनवाइए, सबसे ज्यादा वोट लाइब्रेरी को पड़े। यह अद्भुत था। मैं सोच रहा था लोग सड़क मांगेंगे, मैंने सोचा लोग सीवर रिपेयर मांगेंगे, मैंने सोचा पानी की बात करेंगे। उन्होंने कहा हमें लाइब्रेरी की चाहिए। अच्छी बात है, ये जनता का पैसा है, जनता के हिसाब से खर्च हो, हमें क्या दिक्कत है, हमारा काम यही है, यही स्वराज है। तो हमने फैसला किया। एक और घटना घटी एक सभा में, वहां पे हमने जो पेंशन दी जाती है इसका भी प्रस्ताव रखा, भाई इसमें से किसी को पेंशन देनी है। तो पेंशन मांगने एक महिला उठ के खड़ी हुई कि मुझे ओल्ड एज पेंशन मिलनी चाहिए। अब वो जैसी ओल्ड एज पेंशन लेने वाली वो महिला खड़ी हुई, तब तक उसी के मोहल्ले से कोई दूसरी महिला खड़ी होने लगी, बोली नहीं नहीं इनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, ये तो इनकी तो बेटी सरकारी नौकरी करती है। जो ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन गरीबतम लोगों के लिए बनी हुई है, उनमें बंद कमरों में बैठ के फैसले होते हैं, तो वो पता नहीं किस किस को बट जाती हैं। तो नहीं कर रहे महाराज। लेकिन जब जनता ने तय किया तो ईमानदारी से गरीब लोगों को पेंशन मिलनी शुरू हुई। और जो नाजायज तरीके से सक्षम लोग पेंशन पे डाका डाल के बैठ जाते थे, नेताओं से अपनी नजदीकी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, तो उन्होंने बाकायदा इसको परिवर्तन किया। यहां परिवर्तन हुए, लोगों ने साफ गोई से रखा कि नहीं साहब इसको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, डिजर्विंग कैंडिडेट और है उसको मिलनी चाहिए, और उसके बारे में पेंशन तय हुई। तो ये बड़ी अद्भुत घटना है। तो ये पार्टिसिपेटरी बजटिंग के मैं फायदे गिनाने के लिए 2-3 एग्जाम्पल दे रहा था। अध्यक्ष महोदय, एक और पहल हम लोगों ने की है इस बार। इसी क्रम में एक स्वराज निधि, स्वराज फंड स्थापना कर रहे हैं। स्वराज फंड का इसका प्रस्ताव है। इसके जरिए नागरिक अपने क्षेत्र में विकास के लिए प्राथमिकता के अनुसार स्वयं चुने हुए कार्यक्रमों को लागू कर सकेंगे। और मैं स्वराज निधि के कार्यक्रम के लिए 253 करोड़ रुपए बजट के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं। यह स्वराज निधि है क्या? वैसे तो इस बजट में शामिल पूरी की पूरी राशि जनता की राशि है, लेकिन स्वराज निधि वाकई जनता के डिस्पोजल पे दी गई राशि है। जनता तय करेगी कि वो कहां खर्च होना है। यह हिंदुस्तान के इतिहास में एक अभूतपूर्व प्रयोग है स्वराज निधि। भारत के संविधान में 73वें 74वें संशोधन में इसकी परिकल्पना तो की गई थी, और अगर देखें थोड़ा बहुत ग्राम पंचायतों में, ग्राम सभाओं के माध्यम से इसकी कुछ कागजी व्यवस्था भी की गई, लेकिन कागजी रह गई, वो वहां अभी अमल में नहीं आ पाई।
सही मायने में अगर लोकतंत्र स्थापित करना है तो व्यवस्था के, हमारे सरकार के सिस्टम के फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज, इन तीनों पे हर पल हर क्षण जनता का नियंत्रण रहना जरूरी है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि स्वराज निधि, ये स्वराज निधि की स्थापना देश में सच्ची लोकशाही की स्थापना की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। स्वराज निधि के तहत आने वाले वर्षों में दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में एक निश्चित राशि आवंटित की जाएगी और हर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग मोहल्ले में बैठ के, मोहल्ला बैठकों में जनता तय करेगी कि उसका अपना पैसा है, उसको किस जरूरत के, किस काम में, कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा काम पहले होना है, कौन सा काम बाद में होना है, ये सब जनता तय करेगी मोहल्ले में। एक और बड़ी चीज है इसमें कि एक बार अगर काम हो जाए तो ठेकेदार का पेमेंट तब किया जाएगा जब जनता कह देगी कि काम ठीक हो गया, नहीं तो ठेकेदार को पेमेंट नहीं किया जाएगा। जब जनता उस काम के प्रति अपनी संतुष्टि जाहिर कर देगी तब किया जाएगा पेमेंट। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये देश में पहली बार हो रहा है, तो इसके लिए कुछ परंपराएं शुरू करनी पड़ेंगी। तो हमारा मकसद, जैसा मैंने कहा, 70 विधानसभाओं में इसे शुरू करना है, लेकिन शुरुआत में पहले वर्ष में हम 11 विधानसभाओं में मोहल्ला बैठकों से करके जनता की डिमांड से बजट लेके आए हैं। हर एक विधानसभा को करीब 40 से 50 मोहल्लों में बांट के वहां रहने वाले मतदाताओं की वोटिंग कराई गई, बैठकें कराई गई और इन बैठकों में स्वयं जनता ने वोटिंग के जरिए अपनी डिमांड्स बताई, उन डिमांड्स की प्रायोरिटी तय करी और इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए प्रत्येक विधानसभा को स्वराज निधि के तहत 20-20 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। वहां जनता की डिमांड पे 20-20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिल्ली में रखरखाव या निर्माण, पूरी दिल्ली में एक और, अध्यक्ष महोदय, नहीं 11 विधानसभाओं के लिए, अगले बार से फिर आगे से 70 की 70 में करेंगे। एक बार पायलट कर लें ये सीखने के लिए, इसीलिए मैंने कहा कि परंपराएं हैं। अध्यक्ष महोदय, एक और बड़ा चेंज हम इस सिस्टम में कर रहे हैं कि अभी तक दिल्ली में अगर मेंटेनेंस का काम कराना हो, कोई डेवलपमेंट का काम कराना हो, कोई पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन कराना हो, कंस्ट्रक्शन से संबंधित हो छोटा मोटा या मेंटेनेंस से संबंधित हो, तो इसको लेके काफी कंफ्यूजन है। और यहां बैठे हुए मुझे लगता है तमाम एमएलएज इस बात के गवाह होंगे कि कौन सा काम, माने जैसे कोई सड़क ठीक करानी है, नाली ठीक करानी है, पार्क में कोई काम कराना है, स्ट्रीट लाइट लगवानी है, तो पीडब्ल्यूडी से लेके और नगर निगम तक सबके पास जिम्मेदारी है, बटे हुए हैं। आप स्वयं भी एक विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं, आप पहले भी रहे हैं, आपने भी ये मल्टीप्लिसिटी को झेला होगा। अब मुझे आश्चर्य होता है कि एक डिपार्टमेंट है हमारी सरकार में, फ्लड कंट्रोल, फ्लड रिलीफ का काम करता है, बड़े बड़े नालों की सफाई का काम उसके जिम्मे है, इरिगेशन का, फ्लड का, लेकिन उसको काम दे रखा है कि इर्रेगुलर कॉलोनीज की छोटी छोटी 10-10, 20-20 मीटर की नालियां भी तुम बनाओगे। कहां उसको दिल्ली के तमाम बड़े बड़े नाले साफ करने थे, अब कहां वो बेचारा उसके इंजीनियर को इर्रेगुलर कॉलोनीज की, जिन्हें हम अनऑथराइज्ड कॉलोनी भी कहते हैं, उनकी नालियां बनाने का काम दे रखा है। ये तो बड़ा आश्चर्य है, बड़ा कंट्राडिक्शन है। और यही कार्य कहीं पीडब्ल्यूडी के हिस्से है, कहीं डीसी के हिस्से है, कहीं नगर निगम के हिस्से है। तो ऐसे में मैंने कहा कि आम नागरिक की बात तो छोड़िए, मैंने तो देखा है एक एमएलए के लिए मुश्किल है कि यहाँ कैसे काम कराएं, कौन सी एजेंसी से कराएं, कौन सी एजेंसी यहाँ काम करेगी, किस कॉलोनी के लिए किस एजेंसी से संपर्क करें। तो ये भ्रम एक तरफ तो अव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए सरकार ने तय किया है कि रखरखाव और निर्माण आदि संबंधित कार्यों के लिए प्रत्येक जिले में डूडा, हर एक जिले में दिल्ली नगर विकास एजेंसी, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी नाम की एक एजेंसी स्थापित की जाएगी। इस एजेंसी के, और कहीं किसी विभाग में अधिक इंजीनियर्स हैं तो वहां उनको ट्रांसफर करके उस पर्टिकुलर काम में लगाया जाएगा। इस एजेंसी के माध्यम से स्वराज निधि, विधायक चाहें तो विधायक निधि, ये तमाम योजनाओं के अंतर्गत जो मेंटेनेंस के काम हैं, छोटे मोटे डेवलपमेंट के काम हैं, ये सब कामों को निष्पादित किया जा सकेगा। सिंगल एजेंसी होगी, सिंगल पॉइंट एजेंसी। इससे मल्टीप्लिसिटी में फायदा मिलेगा, इसको मल्टीप्लिसिटी से जूझ रहे लोगों को फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ इस एजेंसी से अनियोजित कॉलोनियों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह
विकास कार्य कराने में सुविधा मिलेगी। और इसमें भी कंडीशन यही है कि ये भी जो काम करेगी एजेंसी, इसमें भी कोई भी काम कराए, ठेकेदार को पेमेंट तभी होगा जब वहां के जिस इलाके में काम हो रहा है वहां की जनता कह देगी कि ये काम ठीक हो गया। तो लिखा हुआ था, जो पूरी वेल इन्फॉर्म्ड जनता रहेगी, इंफॉर्मेशन दी जाएगी पहले से कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। जनता जब कह देगी कि ये काम ठीक हो गया तब पेमेंट की जाएगी, नहीं तो जनता की संतुष्टि पत्र के बिना पेमेंट नहीं की जाएगी। और ये जो डूडा है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में हर एक जिले में काम करेगा। एक और स्टेप सरकार ने उठा रही है, स्मार्ट सिटी स्मार्ट गवर्नेंस। एसडीएम ऑफिस से तरह तरह के प्रमाण पत्र लेने में लोगों को दिक्कत होती थी। एक एप्लीकेशन डालिए, मान लीजिए कास्ट की, ओबीसी की, पता चला फादर का लाओ, अब वो फादर का असली है कि नकली है पहले दे जाओ, हम 4 दिन बाद तय करके बताएंगे, देख के अपने रिकॉर्ड बताएंगे। रिकॉर्ड आर्काइव्स में पता नहीं कहां पड़े हुए हैं। तो इन सबको खत्म करने के लिए, इन सबको ठीक करने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज शुरू की हैं। सब कुछ कंप्यूटराइज कर रहे हैं और पूरी की पूरी वेरिफिकेशन प्रोसेस ई सिस्टम के जरिए जोड़ दी गई है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिजिटल सिग्नेचर के जरिए प्रमाण पत्र जारी करेंगे। ये एक बड़ा चेंज स्मार्ट सिटी स्मार्ट गवर्नेंस की तरफ लेके आ रहे हैं। और नागरिक, अभी तक डुप्लीकेट फोटोकॉपी लेने में दिक्कत, तो जब डिजिटलाइज हो गया तो फिर तो कितनी फोटोकॉपी निकालिए, क्या फर्क पड़ता है। अपने प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, डिजिटल सिग्नेचर की फोटोकॉपी उनको कितनी संख्या में मिल सकती है। 12 सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में आधुनिकीकरण ई सब रजिस्ट्रार में कर दिया गया है और 3 अन्य कार्यालयों में ये प्रक्रिया अभी चल रही है। अध्यक्ष महोदय, एक और बड़ी चीज जो हमने चुनाव से पहले दिल्ली की जनता से वादा भी किया था कि हम दिल्ली में ई गवर्नेंस, एम गवर्नेंस का जमाना लेके आएंगे। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी, दुनिया के तमाम विकसित देशों में टेक्नोलॉजी के जरिए वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप अपने शहरों की, अपने राज्यों की गवर्नेंस को आगे लेके चली गई है और हम वहीं अटके हुए हैं। तो ई गवर्नेंस और एम गवर्नेंस के युग में एंट्रेंस बहुत तेजी से करने के लिए, लेकिन उसके लिए जरूरी है, क्योंकि घोड़ा दे दीजिए और घोड़े बांधने की जगह ना हो तो क्या करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि पहले शहर में ई गवर्नेंस एम गवर्नेंस का माहौल तो बनाया जाए। तो दिल्ली को एक आधुनिक शहर बनाने की दिशा में वाईफाई की सुविधा एक बहुत बड़ा सपना है। चाहे यूथ हो, ट्रेडर हो, घरेलू गृहिणियां हो, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे किसान हो, सबसे बातचीत हुई है और सबका कहना है जी वाईफाई बहुत जरूरी चीज है, इंटरनेट का कनेक्शन बहुत जरूरी चीज है। और जब हम सब कुछ ई रजिस्ट्रार, ई डिस्ट्रिक्ट ये सब शुरू कर रहे हैं तो वाईफाई उनके पास उपलब्ध होना और जरूरी है। हमने चुनाव के पहले भी इसका वादा किया था फ्री वाईफाई देने का, और सरकार बनने के बाद से इस पे लगातार काम किया है। अलग अलग एक्सपर्ट ग्रुप्स के साथ डिस्कशंस किए, कई राउंड डिस्कशंस किए, कई सारे मॉडल्स की स्टडी की और पहले चरण में आज मैं इस बजट के माध्यम से प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि पहले चरण में दिल्ली के सभी प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों को निःशुल्क वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। सारे कॉलेजेस में और सारे गांवों में फ्री वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई जाएगी पहले चरण में। और 2015-16 के इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए की बजट राशि रखी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, एक और 50 करोड़ रुपए। अध्यक्ष महोदय, एक और बड़ा नीतिगत कदम सरकार की ओर से उठाया गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात सब करते हैं, बड़ी कंफ्यूजिंग कर रखा है। मैंने भी जब पहली बार सुना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, मुझे भी समझ नहीं आया। मुझे लगा कि कुछ ट्रेनिंग वगैरह होती होगी, सेंटर होगा, कुछ कोर्स होगा नया किसी कॉलेज में, लेकिन धीरे धीरे समझा बहुत ही स्पष्ट तरीके से गवर्नेंस के हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है। लेकिन है क्या? सब कहते हैं कि हम भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, हम भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे। बिजनेस करने चलो तो कम से कम 50 जगह फाइल घूमती है, किस जगह रिश्वत देनी पड़ती है, किस जगह सिफारिश लगानी पड़ती है, किस जगह इंतजार करना पड़ता है, कुछ नहीं पता। ये सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रूपरेखा को, उसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे से समझती है और इसलिए हमने इसकी शुरुआत की है कि दिल्ली में किसी व्यक्ति को कितनी भी तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं उनकी सबकी समीक्षा की जाए। एक एक लाइसेंस की समीक्षा की जाए। उस लाइसेंस की पहली बात तो जरूरत ही क्यों है, अगर जरूरत है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, प्रोसेस कितनी खराब है, कितनी अच्छी है, कितनी आसान है, क्या 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 प्रॉब्लम्स हैं उस प्रोसेस में। और फिर एक बार किसी को लाइसेंस मिल भी गया तो अगले साल रिन्यूअल, हर साल रिन्यूअल। अरे
एक आदमी ने रेस्टोरेंट खोल लिया, हर साल रिन्यूअल कराएगा, हर साल पैसे देगा, हर साल रिश्वत देगा। तो उन सब चीजों से कैसे निकाला जाए, कैसे सारी की सारी चीजों को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में लगाया जाए, इसको लेके सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई है अपने बहुत सीनियर ऑफिसर्स, विजनरी ऑफिसर्स के नेतृत्व में, और वो जुलाई के एंड तक रिपोर्ट देगी और उसके बाद सही मायने में इजी ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो शुरू होगा यहाँ पे। क्योंकि हम जब दिल्ली में व्यापार का माहौल बनाएंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बनाएंगे, तभी तो मैं इस सदन के माध्यम से आज कह सकता हूं और मैं कहना चाहता हूं देश के तमाम व्यापारियों से, तमाम ट्रेडर्स से, तमाम नौजवानों से जो बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, व्यापार में उतरना चाहते हैं कि आइए, दिल्ली आपका स्वागत करना चाहती है, ईमानदार दिल्ली आपका स्वागत करना चाहती है। आइए अपना व्यापार करिए। सबसे इजी, देश में सबसे इजी व्यापार करना, व्यापार का लाइसेंस लेना, व्यापार के सिस्टम्स को सरकार के साथ डील करना सबसे इजी हम बनाएंगे यहाँ पे, जिसके लिए हम संकल्प लेते हैं। एक और पहल हमने पिछले 4 महीने में देखा, बहुत सारे देश विदेश के लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने, मंत्रियों से मिलने, डेलीगेट्स के रूप में, विजिटर के रूप में वहां आते हैं, डिस्कस करते हैं, टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन लेके आते हैं। वो सारा खो जाता है, मतलब वो बस फाइलों में रख गया, हो गया, डिस्कशन हुआ, उसके आगे क्या। हमारे भी बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं, मैंने भी पिछले रिकॉर्ड्स भी देखे, मैं पिछले साल का जब बजट पढ़ रहा था और कई सालों का पढ़ा, खूब विदेश यात्राओं पे पैसा खर्च हुआ है। फिर क्या हुआ, तो हमने तय किया कि ये अधूरापन नहीं होना चाहिए, जाना आना लगा रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए कुछ। तो इसके लिए एक सेल हम लोग बना रहे हैं दिल्ली सरकार में कि जितने भी लोग मिलने आ रहे हैं उनके क्या प्रपोजल थे, उनके साथ क्या ऑफर्स थे, उनके साथ क्या डिस्कशन हुए, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। जो हमारे लोग वहां गए, यहां तक कि विदेशी ट्रेनिंग्स पे भी ऑफिसर्स जाते हैं, वहां भी बहुत लोग मिलते हैं, वहां से क्या कनेक्शंस बने, उन सब के बेस पे क्या लर्निंग हो सकती है, क्या शेयरिंग हो सकती है, कैसे एक्सचेंज हो सकता है, ये सब चीजों के लिए वित्त जो हमारा फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसमें एक सेल स्थापित कर रहे हैं। और यह विदेशों से संबंध, टेक्नोलॉजी के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, आइडियाज के लिए, इन सब में नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन सब में। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपनी सरकार के एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इन प्रस्तावों में। शिक्षा हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कोई भी समाज अगर विकास और समृद्धि की तरफ ले जाना है उस समाज को, तो उसकी पहली सीढ़ी शिक्षा है। और ये इतिहास बताता है कि जब जब कोई समाज शिक्षा की पीढ़ी पे, शिक्षा की सीढ़ी पे पैर रखे बगैर विकास की तरफ भागा, नई नई टेक्नोलॉजीज की तरफ भागा, तो उसकी खुशहाली अंततः खोखली साबित हुई। ये इतिहास हमें बताता है, दुनिया के देशों में हमने देखा है। इसलिए हमारी सरकार राज्य के नागरिकों का सुनहरा भविष्य लिखने के लिए एक ऐतिहासिक शुरुआत करने का प्रस्ताव रख रही है सदन के समक्ष। मैं शिक्षा क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 9,836 करोड़ रुपए का कुल व्यय प्रस्तावित करता हूं। इसमें 4,570 करोड़ रुपए योजना व्यय के लिए रखे गए हैं। ये पिछले वित्त वर्ष के 2,219 करोड़ रुपए के योजना व्यय से 106% यानी कि दोगुने से भी ज्यादा है। इस तरह, जैसा मैंने कहा, इस तरह अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान, सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शायद देश में पहली बार कोई सरकार बजट को 106, शिक्षा के बजट को 106% आगे बढ़ा रही है। 106, दुगने से भी ज्यादा बढ़ा रही है। ये शिक्षा के बजट को दुगने से ज्यादा बढ़ाना, 106% बढ़ाना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हम शिक्षा को लेके कितने गंभीर हैं। समाज को खड़ा करने की, विकसित करने की, खुशहाल बनाने की पहली सीढ़ी को लेके हम कितने गंभीर हैं, ये इस बात का। और मैं इसको व्यय के रूप में नहीं कहता, क्योंकि बजट है, बजट की अपनी भाषा है, व्यय उसका एक हेडिंग है, तो व्यय में मुझे रखना पड़ रहा है। लेकिन मुझे पीड़ा हुई है रखते हुए, व्यक्तिगत रूप से मुझे पीड़ा हुई। मैंने अपने फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से डिस्कस किया कि ये व्यय नहीं है, ये तो निवेश है, देश के भविष्य में निवेश है। तो ये जो हम
836 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रख रहे हैं। ये वस्तुतः दिल्ली राज्य की आने वाली पीढ़ियों के और वर्तमान पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए, खुशहाल भविष्य के लिए एक निवेश है। ये मैं प्रस्ताव रख रहा हूं। ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। मुझे याद नहीं आता, मैं पत्रकार भी रहा हूं, मैंने बजट भी कवर किए हैं, कि कभी किसी सरकार ने, और हमेशा मैंने पढ़ा है कि एजुकेशन कैसे नीचे जा रही है, एजुकेशन का बजट कैसे सरकार की प्रायोरिटीज पे नहीं आता। आज जब समय ने, दिल्ली के लोगों ने मौका दिया, तो हमने उस जिम्मेदारी को बहुत तहे दिल से निभाना चाहा कि शिक्षा के बजट को दोगुना किया जाए, दोगुने से ज्यादा किया जाए। वास्तव में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन एक बहुत गंभीर कदम भी है। यह सिर्फ शिक्षा के बजट को दोगुना करने का रोमांच नहीं है, एक रोमांचिक फैसला नहीं है। ये बहुत जिम्मेदारी भरा फैसला है, बहुत गंभीर फैसला है। इस 9,000 करोड़, 10,000 करोड़ की पाई पाई का खर्चा हम जिम्मेदारी से करना चाहते हैं, और ये कितना बड़ा काम है इसका हमको एहसास है। इसके लिए पूरी योजना, स्कूल एजुकेशन से लेके और हायर एजुकेशन तक की, पूरे कहां रिफॉर्म होने हैं, कहां इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना है, कहां टीचर्स को मजबूत करना है, इसकी पूरी योजना हमने बना के रखी हुई है। और इन योजनाओं को समराइज करें तो इसके 2 लक्ष्य हैं। पहला है कि आने वाले कुछ वर्षों में दिल्ली को पूर्ण साक्षर राज्य बनाना। इस बजट के माध्यम से, इस निवेश के माध्यम से हम दिल्ली को आने वाले वर्षों में पूर्ण साक्षर राज्य बनाएंगे। और दूसरा है शिक्षा को जीवन के लिए उपयोगी बनाना। अभी 20 साल की शिक्षा के दौरान छात्र में स्किल आए, उसके साथ साथ वैल्यूज भी आए, इस तरफ लेके चलना। स्किल भी आए, उसकी लर्निंग भी हो, अर्निंग के लिए हो, लेकिन साथ साथ समाज में रहने के लिए उसके अंदर वैल्यूज भी हो। दोनों चीजें हम करना चाहते हैं। तो एक तरफ दिल्ली को साक्षर राज्य बनाना, 100% लिटरेट स्टेट बनाना, और दूसरी तरफ एजुकेशन विद वैल्यूज, स्किल एंड वैल्यू, दोनों पर ध्यान देना। इसके लिए बाकायदा योजनाएं हैं, मैं कुछ योजनाओं को आपके समक्ष रखता हूं। सरकारी स्कूलों में सीखने सिखाने का माहौल बनाने के लिए, उपयोगी उनको बनाने के लिए, अध्यापकों को सुविधाएं देने के लिए, सम्मान देने के लिए कई स्तर से हम लोगों ने काम शुरू किया है, सरकार ने काम करना शुरू किया। शिक्षा को हम के चल रहे हैं। 1011 में से 1011 में सब में काम शुरू किया है, बेसिक सुविधाएं सब में काम उपलब्ध करानी शुरू कर दी, लेकिन 50 स्कूलों को मॉडल सुविधा युक्त स्कूल बना के 1 साल में दिखाएंगे, और उसके बाद बाकी स्कूलों पर करेंगे अगले कुछ साल में। इसकी शुरुआत हो रही है। इनमें पढ़ाई की सारी सुविधाएं, शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना, उनको प्रोत्साहित किए जाना, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना, उनको विदेशों के साथ एक्सचेंज कार्यक्रमों में लगाना, इस तरह के इंसेंटिव्स देके वहां माहौल बनाया जाएगा। और छात्र और अध्यापक का जो अनुपात है दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अगर 80 से 100 और कहीं कहीं तो जगदीश भाई बैठे हैं, इनके यहाँ पे तो 150 तक का अनुपात है एक एक टीचर के पास, तो बहुत चिंता का विषय है। तो इसको कम करने के लिए सरकार 20,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति का काम तेजी से कर रही है। एक तरफ जहां हम टीचर्स को फैसिलिटी देना, स्कूल में तमाम फैसिलिटी देना, ये सब काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को और टीचर्स को अकाउंटेबल बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमने तय किया है, सरकार ने तय किया है कि दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों के एक एक क्लासरूम में, हर एक क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाएंगे। इससे वहां का वातावरण भी ठीक होगा, शिक्षकों की जवाबदेही भी बढ़ेगी, और साथ साथ एक अलग तरीके का वहां जवाबदेही आएगी। इसी तरह खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने पे एंड प्ले कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी खेल परिसर काफी हद तक खोले हैं, स्टेडियम्स खोले हैं,
और दिल्ली के स्कूल्स के जो पार्क हैं उनको भी स्थानीय बच्चों के लिए भी खोला है, ताकि वो वहां जाके खेल सकें। वो भले ही उस स्कूल में नहीं पढ़ते हों, ऐसे स्कूलों के ऐसे बच्चे जो अपने आसपास के स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन वहां उनके खेलने की जगह नहीं है, वो अपने आसपास के स्कूल में अगर कोई पार्क उपलब्ध है, खेल का मैदान उपलब्ध है, उसको भी इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए भी बाकायदा हमने योजना बनाई है। इसके साथ साथ एक बड़ा वादा, क्योंकि स्कूलों की कमी है, टीचर्स की कमी है, फंड की कमी हमने पूरी कर दी, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, टीचर्स की कमी पूरी करने की तरफ। स्कूल्स की बहुत कमी है, तो हमारी सरकार वर्तमान वित्त वर्ष में 236 नए स्कूलों पर काम शुरू कर रही है। इसके तहत 83 नई इमारतें बनाई चल रही हैं, उनका काम चल रहा है। इनमें से 20 का तो निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, 25 स्कूलों के निर्माण कार्य की योजना बन चुकी है और 38 स्कूलों के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। पिछले 4 महीने के दौरान इतना काम हुआ है। इन 83 इमारतों में दोहरी पारियों में 166 स्कूल चलाए जाएंगे, इस तरह की योजना है। साथ ही 70 ऐसे स्कूल चिन्हित किए गए हैं जो अभी एक ही पाली में चल रहे हैं, लेकिन वहां पे जरूरत है, छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उनको डबल शिफ्ट करते हुए वहां स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि बच्चों को जो सुविधाएं हैं वो मिल सकें और कम क्लासरूम में बच्चों की जो प्रेशर है वो कम हो सके। इसके साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स दिल्ली में शिक्षा में काफी योगदान दे रहे हैं। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ने बहुत अच्छा योगदान दिया है, लेकिन कुछ स्कूल इस तरह से एक्ट करते हैं, लोगों की शिकायत है, बहुत शिकायत आई है कि कुछ स्कूल तो एकदम एजुकेशन माफिया की तरह से चलते हैं, कुछ कॉलेज एजुकेशन माफिया की तरह से चलते हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल या कॉलेज ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं कर रहे, मनमाने तरीके से चल रहे हैं, जनता को एक तरह से लूटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक संशोधन हम दिल्ली स्कूली शिक्षा अधिनियम में लेके आ रहे हैं और इसके तहत दाखिले के लिए और फीस निर्धारण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का और अकाउंटेबल बनाने का काम किया जाएगा। लेकिन ये तो स्कूल शिक्षा की बात है अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ इसके आगे क्या? हमने कहा स्किल ओरिएंटेड करेंगे, क्लास 9 से स्किल का जोड़ेंगे। बुनियादी शिक्षा के साथ साथ सरकार स्कूल स्तर से ही स्किल डेवलपमेंट को आगे लेगी और 10+2 पास करने वाले हर बच्चे के हाथ में हमारी योजना है कि 2 सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, एक उसके एजुकेशन का और दूसरा उसके स्किल का। वो जब बच्चा +2 पास करके निकलेगा तो उसके हाथ में 2 सर्टिफिकेट लेके निकलेगा, 2 योग्यताएं लेके निकलेगा। वो चाहे तो अपनी पढ़ाई आगे चला सकता है एजुकेशन के सर्टिफिकेट के बेस पे, वो चाहे तो अपनी जिंदगी में रोजगार या नौकरी या इस तरह की तरफ लेके जा सकता है अपने स्किल के सर्टिफिकेट जो उसने लर्न किया उसके बेस पे। स्किल में दक्षता की मांग उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र चारों तरफ से बढ़ रही है। इसलिए हम स्किल डेवलपमेंट के नए नए पाठ्यक्रम प्रपोज कर रहे हैं, शुरू करवा रहे हैं और सर्टिफिकेट के साथ साथ अभी सर्टिफिकेट कोर्स थे, डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री के लेवल पाठ्यक्रम भी शुरू कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव भी मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि अभी तक काफी बटा हुआ है। टूरिज्म डिपार्टमेंट किसी स्किल का कोर्स कराता है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट किसी स्किल का कोर्स कराता है, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ कोर्स कराते हैं, स्कूल एजुकेशन कुछ स्किल लेके चल रहा है। इस सबको इंटीग्रेटेड करते हुए एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से दिल्ली को एक बड़ा, जिसको मैं कहता हूं नॉलेज हब, स्किल एजुकेशन का एक हब बनाया जाएगा। इसके लिए काम हो रहा है। हमारा विवेक विहार में एक सेंटर चल रहा है, आप ही के विधानसभा क्षेत्र में, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम कई और देशों की सरकारों से भी बात कर रहे हैं और सिंगापुर गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं और जौनापुर में एक सेंटर पहले से ही प्रस्तावित है, उसको तेजी से लागू करने की बात कर रहे हैं। 3 ITI और खोलने और 5 नए पॉलिटेक्निक और खोलने का प्रस्ताव हम आपके समक्ष रख रहे हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक सरकारी पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कोर्स शुरू करते हुए, व्यावसायिक शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू करते हुए प्रत्येक में 100 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके लिए SITI से मंजूरी पहले ली जा चुकी है और यहां पर ग्रेजुएट लेवल के कोर्स भी हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं। तो एक तरह से जब हम स्किल की एजुकेशन देंगे तो उसके साथ साथ उसकी फर्दर लर्निंग का जो स्कोप है
क्योंकि स्किल एजुकेशन की तरफ बच्चे तब तक नहीं मुड़ेंगे जब तक फर्दर लर्निंग का उनके पास स्कोप बंद हो जाएंगे, तो उसका भी हम रास्ते खोल रहे हैं। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 310 करोड़ रुपए का इसमें प्रस्ताव है, जो कि इस शिक्षा के बजट में शामिल है। सूरजमल विहार में आईपी यूनिवर्सिटी, जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी के दूसरे परिसर का काम 271 करोड़ रुपए की परियोजना के साथ चल रहा है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज परिसर का निर्माण चालू वित्त वर्ष में पूरा हो जाएगा। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज का निर्माण 2016 तक पूरा हो जाएगा। हायर एजुकेशन तक पहुंचने के लिए पूरा जो हायर एजुकेशन का अभियान है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उसको कार्यक्रम को लागू करेंगे। अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कॉलेजेस में जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें, और कल हमने यूनिवर्सिटी एनएसयूआईटी के समय भी कहा, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाएंगे ताकि नई सोच को जगह मिल सके। फोर्ब्स मैगजीन का एक एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें बड़ा अच्छा इंक्यूबेशन के लिए और इन सब के लिए कि नई सोच को जगह देने के लिए कि हम शिक्षा से ही नई सोच को कैसे जगह दें और इंडस्ट्री में कैसे जगह दें, उसका उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। फोर्ब्स मैगजीन में एक 2001 या 2 में एक आर्टिकल था, उसमें लिखा हुआ था कि आज से 25 साल बाद का सबसे सफल आदमी अभी पैदा नहीं हुआ।